गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज करवाऊंगी अध्याय 12 वर्क बुक का है पादपों में जनन। ठीक है, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं। सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है आपने। उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है, बीज से पौधा बनने की क्रिया में फूल का क्या कार्य है। फूल पौधे का जनन अंग है जिसमें स्त्री केसर में बीजांड से बीज का निर्माण होता है। फूल के 4 भाग हैं, आपको पता है, स्त्री केसर, पुंकेसर, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, लेकिन फूल का जो मेन जनन अंग है वो तो है पुंकेसर और स्त्री केसर। निम्नलिखित अंकुरित बीज के और पौधे के निर्माण के विभिन्न भागों के नाम बताइए। देखिए, कोई भी हम बीज पत्र जो है वो 2 तरह के होते हैं, द्विबीजपत्र, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जैसे गेहूं, मक्का, जिसके दाने को हम 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते, और द्विबीजपत्री जिसके दाने को हम 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे चना जो है उसको आप 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, चने की दाल बन जाती है बराबर बराबर। कोई भी दाल जो है वो मटर है उसको आप 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, वो द्विबीजपत्र हैं। एक बीजपत्र जिन्हें हम 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते। बीजपत्र, उससे जो है मूलांकुर, नीचे का हिस्सा निकलता है मूलांकुर और प्रांकुर, ऊपर से प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर से जो है तना बनेगा, तने के ऊपर पत्ते, फल, फूल लगेंगे, और नीचे जड़। मूलांकुर से क्या बनेगी, जड़। अब गुल्हड़ी, इस फूल की मैं बात कर रही हूँ। ये वाला फ्लावर का जो एक्सपेरिमेंट है वो उड़ान की बुक में दिखाया गया है। ये फूल मैंने उड़ान की बुक में दिखाया है गुल्हड़ का। उसमें से आप देख सकते हैं कि फूल के भाग, आप अगर आपको प्रैक्टिकली देखने हैं तो वहाँ से आप लोग उड़ान का यही वाला चैप्टर आप लोग देखिएगा, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, इसमें जो बीच वाला भाग है वो उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। बीच वाले भाग वर्तिकार, वर्तिका, ये सारे इसी के भाग हैं। बीजांड, अंडाशय, ये सारे जो हैं स्त्री केसर के भाग हैं। और इसे हम पुंकेसर कहते हैं। जो साइड में 3-4 लगे हुए हैं, पुंकेसर बहुत सारे होते हैं एक फूल में, और स्त्री केसर केवल एक होता है। स्त्री केसर केवल एक होता है, पुंकेसर बहुत सारे होते हैं। और जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम दलपुंज कहते हैं, और बाहर वाली जो हरी पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम बाहरी दलपुंज कहते हैं। जो बाहर वाली हरी पंखुड़ियाँ हैं बाहरी दलपुंज, अंदर वाली दलपुंज। पुंकेसर बहुत सारे हैं, स्त्री केसर एक फूल में सिर्फ एक पाया जाता है। अब हम चलते हैं आगे। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनके आपको चित्र बनानी है और जनन विधि लिखनी है। देखिए, सबसे पहले अमीबा का चित्र दिया गया है। अमीबा जो है द्विखंडन, मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये जो बीच वाला न्यूक्लियस है, केंद्रक, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 केंद्रक बन जाएंगे और बीच में से अलग हो जाएंगे और 2 अमीबा बन जाते हैं। इसके बाद है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन, बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। हर में एक एक न्यूक्लियस आ जाता है, केंद्रक आ जाता है, और फिर ये खुल जाता है और ये बहुत सारे भागों अलग अलग जगह बढ़ जाता है और प्लाज्मोडियम बनते हैं। इसके बाद है हाइड्रा। हाइड्रा में होता है मुकुलन, की एक मुकुल बन गया, वो मुकुल जो है थोड़े टाइम के बाद अलग हो जाता है और 2 नए पौधे बन जाते हैं मुकुलन के लिए। इसके बाद है फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म जो में है विखंडन होता है कि एक जीव 2 या 3 भागों में टूट जाता है, जैसे वो द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन की 2 ही भागों में टूटेगा, इसमें विखंडन मतलब टूट जाता है। इसमें मैंने 3 भागों में तोड़ के दिखाया और 3 नए फ्लैटवर्म जो हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद अगर चित्र में गुलाब के पौधे के कलम को लगाया जा रहा है, अगर आपको अपने मित्र को बताना है तो क्या आप क्या बताएंगे कि कलम लगाने के लिए गुलाब की 6 से 8 इंच लंबी टहनी, टेडी काट लें। कहाँ से काटनी है, वो पर्व संधि से काटनी है, जहाँ से पत्ती निकलती है। आपको ऐसी जगह जरूर दिखाई देगी पौधे में जहाँ से हम टहनी काटेंगे और पत्ती निकलने वाली होगी। जहाँ से पत्ती निकलने वाली होगी, छोटा सा पॉइंट वहाँ पे बन रहा होगा, वहाँ से उस टहनी को हम काट लेंगे और फिर इसे मिट्टी में बो देंगे। आगे चलते हैं। तुम कुछ ऐसे आलू लो जिनकी आंखें निकल आई हों, उन आंखों को सावधानी पूर्वक निकालकर मिट्टी में लगाओ और उन्हें नियमित रूप से पानी दो। उनमें होने वाले परिवर्तनों को सारणी में भरो। पहले दिन कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पहले दिन तो अभी आपने आलू लगाया ही है। चौथे दिन थोड़ी सी जड़ या मूलांकुर निकलना शुरू होगा। उससे अगले दिन 7वें दिन जो है थोड़े थोड़े पत्ते भी निकलने शुरू आ जाए, ऊपर का प्रांकुर निकल जाएगा और थोड़े थोड़े पत्ते भी हमें दिखने लगेंगे। 10वें दिन में छोटा सा पौधा निकल आएगा।
उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकणों को पहुंचाने के लिए तितली जैसे कीट किस प्रकार सहायता करते हैं। देखिए, तितली जो है एक फूल पर बैठती है, फूल पर बैठी तो उसके जो ये परागकण हैं वो चिपक गए तितली के साथ और उड़ी, या तो दूसरे फूल पर बैठी या उसी फूल पर दोबारा बैठी। अगर उसी फूल पर दोबारा बैठती है या उसी पौधे के दूसरे फूल पर बैठती है, दो ही कंडीशंस हैं, उसी फूल पर दोबारा बैठ सकती है तो कुछ परागकण जो है वहीं गिर जाते हैं, जहाँ वो बैठती है वहीं झड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह परागण में सहायता करती है। या कुछ परागकण, अगर वो तितली जो है उड़कर किसी दूसरे फूल पर बैठी, उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर बैठ गई तो वहाँ पर झड़ जाएंगे। ठीक है, तितली जैसे कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब तितली उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठती है तो कुछ परागकण उसी प्रकार के उस पुष्प पर झड़ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। यह परागण में सहायता करती है। तो तितली क्या करती है, परागण में सहायता करती है। अब आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि सब परागण अगर उसी फूल पर बैठी, ठीक है, जिस फूल से उसने परागकण लिए और उसी फूल पर दोबारा से बैठ गई तो सब परागण हो गया। अगर उसी किसी एक फूल से उसने परागकण ले लिए और किसी दूसरे फूल पर जाकर बैठ गई, ठीक है, तो वो हो गया पर परागण। ये कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सब परागण कि जिस फूल से उसने परागकण लिए उसी फूल पर वो परागकण झड़ गए तो हो गया सब परागण। अगर एक फूल से परागकण लिए और दूसरे फूल पर वो परागकण झड़े तो वो हो गया पर परागण। ठीक है, अब आपको सब परागण और पर परागण में भी अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। किसान बीजों को दूर दूर बोते हैं, पास नहीं बोते। किसी किसान या माली से पूछकर आप लिखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बीजों को दूर दूर बोने से पौधों को जो है पर्याप्त जगह मिल जाती है। पर्याप्त जगह मिलने के बाद जब वो उगते हैं तो उन्हें प्रकाश पर्याप्त मिलता है, सूर्य का प्रकाश, और पोषक तत्व भी जो मिट्टी से मिलेंगे वो उचित मात्रा में मिलेंगे। इस तरह वो अच्छी तरह से फलेंगे और फूलेंगे। बीजों को दूर दूर बोने से पौधों को पर्याप्त जगह मिलेगी, पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और उचित मात्रा में मिलेंगे और इससे जो है वो पौधे अच्छी तरह से फलेंगे और फूलेंगे। अब हम अगली गतिविधि है, एक गतिविधि दी हुई है, उसे आपने करना है। तुम अपने आसपास से अलग अलग जाति जैसे भिंडी, मटर, गुलमोहर आदि के दो दो फूल ला सकते हैं। सभी अवेलेबल होते हैं। भिंडी के फूल तो मिल ही जाते हैं, मटर के भी मिल जाते हैं, इस मौसम में मटर के भी मिल जाएंगे। तुम अपने साथ लाए फूलों को अवलोकन करो, चित्र में उनके कॉपी में उनके चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों को पहचान कर चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों को पहचान कर बाहरी दल, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर सावधानी पूर्वक अलग करो। स्त्री केसर को नुकसान ना पहुंचे। अब पुष्प में केवल स्त्री केसर बचा रहेगा जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकारक पाए जाते हैं। यहाँ तुम्हें यह काटते हुए चित्र में दिखाया गया है। दी गई खाली जगह में दोनों तरीकों से काटने के बाद जो तुम्हें दिखेगा उसका तुम्हें चित्र बनाना है। अब देखिए, ये भिंडी का फूल था, ऊपर से आप पत्ते अलग कर देंगे, बाहरी दलपुंज और दलपुंज अलग कर देंगे तो बीच में पुंकेसर और सिर्फ स्त्री केसर आप लोगों को दिखाई देगा। पुंकेसर ये इसके ऊपर छोटे छोटे जो लगे होते हैं बाल जैसी संरचनाएं, उन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। उसके ऊपर छोटे से तंतु लगे होते हैं, प्रांग तंतु। ठीक है, और बीच का जो हिस्सा होता है वो हमेशा स्त्री केसर होता है। जब हम स्त्री केसर को अलग कर लेंगे, बीच वाले हिस्से को अलग कर लेंगे, यहाँ से पुंकेसर ये काट देंगे छोटे छोटे, तो सिर्फ क्या बचेगा, स्त्री केसर बचेगा। स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकार्क, वर्तिका और अंडाशय, ये उसमें भी दिखाए थे, वर्तिकार्क, वर्तिका और अंडाशय। तो आप देखिए इसका और इसमें क्या सिमिलैरिटी है। यही आगे जो है बड़ा होकर जो है फल का निर्माण करता है। अंडाशय जो है बड़ा होकर फल का निर्माण करता है। ठीक है ना, अंडाशय से ही फल बनता है। अब देखिए, फल और फूल को देखकर तुम्हें एक साथ क्या समझ आया। फल जो है फूल का स्त्री केसर भाग है, यही स्त्री केसर भाग है ना, अंडाशय विकसित होकर जो है वो फल बनाता है। यही बात मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि इसकी शेप और इसकी शेप देखिए आपसे सिमिलर होती है, मिलती है। तो अंडाशय ही बड़ा होकर फल बनाता है। इसके बाद नीचे पुष्प से बीज के निर्माण की विभिन्न प्रवस्थाएं दिखाई गई हैं, इन्हें आपको सही क्रम में लगाना है। देखिए, सबसे पहले पुष्प बनेगा, किसी भी पौधे का फूल बनेगा, स्त्री केसर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर परागण होगा, जो परागकण है वो स्त्री केसर के अंदर स्थानांतरित होंगे। फिर निषेचन होगा तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर उससे बीज बनेगा, बीज से जो है फल बनेगा। बीज जो है फल निर्माण में सहायता करते हैं और फल के अंदर से जो बीज है उनका फिर अंकुरन होगा, फिर दोबारा से नया पौधा उगेगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम पुष्प निर्माण की, सबसे पहले फूल बनेगा, फूल के अंदर परागण होगा, परागण के बाद निषेचन होगा, निषेचन से बीज बनेंगे, बीज से फल बनेंगे।
ठीक है। और फल से जो है अंकुरित होकर फिर फल के अंदर से बीज निकलेंगे, उन बीज से अंकुरन होगा और दोबारा से नया पौधा उगेगा। अब आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। अपने आसपास के जीव जंतुओं के नाम याद करो और पता करो कि उनके बच्चे का जन्म कैसे होता है। अब नीचे दी गई सारणी को भरो। अंडे देने वाले कबूतर, छिपकली, सांप, मुर्गी, चिड़िया। आपको बहुत से पता है, आप और भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। और बच्चे पैदा करने वाले गाय, भैंस, मनुष्य, कुत्ता, सूअर। आप इनमें से छोड़कर जो आपको पता है आप वो भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। पौधे और जंतुओं में नर और मादा जनन कोशिकाओं के नाम लिखो और वह किस भाग में होता है। नर जनन कोशिका जो है प्राक्कन और पुंकेसर में पाए जाते हैं। मादा जनन कोशिका बीजांड या अंडाशय स्त्री केसर में पाया जाता है। ठीक है। अब जंतुओं में नर जनन कोशिका शुक्राणु वृषण में पाई जाती है। मादा जनन कोशिका अंडाणु अंडाशय में पाई जाती है। हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराने जीवन और आधुनिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, ये सब हमारे जीवन व पृथ्वी पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। पुराने समय में जनसंख्या कम थी, भोजन की पैदावार भी कम थी। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इतनी अधिक जनसंख्या के लिए भोजन की अधिक पैदावार की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे जीवन में रसायनों का प्रयोग जो है बढ़ गया है। पहले हमें कम फूड चाहिए था तो हम बिना रसायनों के भी खेती कर लेते थे। अब हर जगह हम जो है हर खेत में रसायन का डालना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रॉपर मात्रा में हमें फूड मिल पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी जीव पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे डैश को जन्म देते हैं, जीवों को जन्म देते हैं। पौधों में नर युग्मक प्राक्कणों के अंदर पाए जाते हैं जबकि मादा युग्मक अंडाशय में बनते हैं। लैंगिक जनन की विधि में नर और मादा युग्मक संलयन होते हैं, इसको हम निषेचन कहते हैं। 12वें क्वेश्चन पे आपने ना कई बार उगते हुए छोटे छोटे बालों जैसा फूल सा आते हुए देखा होगा। उड़कर आ जाता है और आपके ऊपर आकर गिर जाता है। प्रकृति ने इस बीज को जो बालों वाली संरचना दी है उससे उसका क्या फायदा है। बालों जैसी आकृति होने से ये बीज हवा के द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थानों पर जाकर उग जाते हैं। जैसे सूरजमुखी के फल हैं, रोमयुक्त फूल हैं। ठीक है ना। ये बीज हैं, ये हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर उग जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।